समाजवाद के जनक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे, सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। वहीं कांसीराम कहते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का एक नारा था, 100 में से 90 शोषित। शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। नमस्कार, कलम युग में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ में इमरान। इस वक्त मेरी मौजूदगी आजमगढ़ के फूलपुर पवई विधानसभा क्षेत्र में है और मेरे साथ बातचीत करने के लिए 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी के टिकट पर फूलपुर पवई विधानसभा से विधायक रहे श्याम बहादुर सिंह यादव जी हैं। जनता दर्शन कर रहे हैं, जन सुनवाई कर रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं, विधायक न रहते हुए भी लगातार जो जनता है उनसे, उनकी तमाम समस्याओं से रूबरू होते हैं। और इतनी ठंडी में भी अलाव, ये आप देख सकते हैं, अलाव लगाया हुआ है और लगातार जो है जन समस्याओं का निस्तारण करते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपके साथी का भी, आपके चैनल का भी। पहला सवाल यही रहेगा, जिस तरह से जो है आपकी पार्टी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लगातार जो है जातिगत जनगणना के लिए बात कर रही थी और अखिलेश यादव जी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे, लेकिन सरकार समाजवादी पार्टी की नहीं बनी है। लेकिन बिहार में जदयू और राजद की जो गठबंधन की सरकार है वो जातिगत जनगणना उन्होंने शुरू कर दी है। तो अब समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी बतौर पूर्व विधायक और एक कार्यकर्ता के, मैं उनका और उनके दल का, उनके निर्णय का स्वागत करता हूं कि उन्होंने जनगणना शुरू कराई। नेताजी बार बार पार्लियामेंट में कहते थे 1935 में देश में जनगणना हुई, उसके बाद जनगणना हुई नहीं। 11 में एक रैपिड सर्वे हुआ था, उस सर्वे के लिए भी नेताजी ने पार्लियामेंट में कई बार कहा कि अगर आपने कराया तो उसको पटल पे रखिए, लेकिन धूर्त सरकारों ने उसको पटल पे भी रखने का काम नहीं किया। जैसा आप कह रहे थे कि उस समय जो है आपने जो सोशलिस्ट कहा, तो उस पार्टी का नाम था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। तो उस समय नारा लगता था कि सन सोपा ने बांधी गांठ और पिछड़े पावे 100 में 60। तो ये सिर्फ पिछड़ों का था। अब इसके बाद आपका SC/ST का आरक्षण अगर आप जोड़ेंगे तो वो कहाँ जाएगा? हमको जो संविधान प्रदत्त आरक्षण है उसके पाने के लिए हमारी जाति जनगणना की आवश्यकता है। और जिस तरह से हमारे फॉरवर्ड क्लास के साथियों को दिया गया, हमारी पार्टी ने, हमने स्वागत किया और आज भी किया, तब भी किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने मोहर भी लगाई। हम भी चाहते हैं कि हमारी गणना हो जाए और हमारी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो उसके आधार पर जब हमारी गणना हो जाएगी, हमारी गणना से मतलब सबकी गणना A to Z, सबकी गणना हो जाएगी, उसमें पिछड़ा, दलित और माने माइनॉरिटी सारा कुछ खुलकर आ जाएगा। तो जितनी जिसकी संख्या रहेगी उसकी भागीदारी तय हो जाएगी। बता दें कि हाल ही में संपन्न होने वाले नगर निकाय के चुनावों में भी जो है उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछड़ों का जो आरक्षण है उसको समाप्त कर दिया था और उसके बाद कहा कि जल्द से जल्द चुनाव कराएं। लेकिन सरकार जो है अब सुप्रीम कोर्ट गई है। लेकिन उसके बाद जो नेता विपक्षी दल हैं, अखिलेश यादव ने भी अपना जो OBC का मोर्चा है वो कह रहे हैं कि लड़ाई आगे तक जारी रहेगी, भले ही हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। जिस तरह से सरकार, योगी सरकार कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे, जब तक पिछड़ों का आरक्षण लागू नहीं हो जाता तब तक नगर निकाय का चुनाव नहीं करेंगे, कैसे देखते हैं इस सब बाकी को? योगी की सरकार की बड़ी सरकार है, कहते हैं डबल इंजन। तो डबल इंजन की जो आगे वाली इंजन है, आगे की सरकार है पार्लियामेंट की, मोदी जी की, उस सरकार ने अब इसको ये अधिकार राज्य सरकारों को दे दिया है कि किनको रखा जाए, किनको न रखा जाए। तो योगी जी को तो खुद पावर था इसको तय करके, और वो भेजते कि हमने इनको दिया, इनको नहीं दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 2 साल पहले दिया था कि आप आरक्षण सुनिश्चित कर लें और रैपिड सर्वे करा लें या जैसे भी करा लें, चुनाव कराएं। लेकिन 2 साल इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ठंडे बस्ते में डाला, जैसा इनकी आदत है। और अब हाई कोर्ट ने जब कह दिया कि बैकवर्डों का आरक्षण सामान्य मानते हुए चुनाव कराया जाए, तो उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी पार्टी और तमाम इस विचारधारा की पार्टियों ने जब विरोध किया, जब ऐसा लगा कि वोटों के गणित बिगड़ रहे हैं और नुकसान हो जाएगा 2024 में, तो इन लोगों ने कह दिया कि हम बैकवर्डों के आरक्षण के साथ हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सरकार, हमारी पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हम भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमारी पार्टी भी जाएगी, व्यक्तिगत भी जाएंगे, पार्टी भी जाएगी। इसकी लड़ाई जारी रखी जाएगी और सड़कों पर भी उतरा जाएगा। हमारे आदरणीय शिवपाल चाचा ने कहा कि कार्यकर्ता तैयार हैं, सड़कों पर संघर्ष होगा। अगर हमारे लोगों ने लड़ कर के लिया है तो संघर्ष करके बचाया जाएगा।
इस तरह के कई बयान आए। मगर मैं आपसे ये आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था तो बिना उसका अनुपालन कराए आरक्षण क्यों किया गया। दूसरी बात, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हम जो है आरक्षण बचाओ रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं, और उसके दूसरे ही तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आ गया कि कमेटी बना करके और 3 महीने के अंदर अंदर तय करके आरक्षण निश्चित करके तब चुनाव कराएं। आप देखेंगे, हिटलर का इतिहास पढ़ेंगे या जर्मनी का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि 1933 से लेकर के 1933 कहते हैं 1833 से लेकर के 45 तक, जब तक उसका प्रभाव रहा जर्मनी पे, तो वहाँ की कोर्ट जो है उसको खुश करने वाले ही फैसले या उसकी इच्छा के ही फैसले देती रही हैं। तो उसी तरह के फैसले यहाँ भी आ रहे हैं, उसमें कोई लाग लपेट नहीं मुझे कहने में। और मुझे खुशी इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये स्वीकार किया कि हाई कोर्ट का फैसला न्यायप्रिय नहीं था। बता दें कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में इस तरह के तमाम स्लोगन चलाती है, वहीं अभी हाल फिलहाल में ही भाजपा नेता ऋचा राजपूत के द्वारा समाजवादी पार्टी की जो मैनपुरी से सांसद हैं डिम्पल यादव को लेकर, उनकी बेटी अदिति को लेकर के तमाम जो है अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया गया, ट्वीट किए गए। उसके बाद से लेकर के समाजवादी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, उसको लेकर के भी बातचीत करेंगे। विधायक जी, क्या कहिएगा इस तरह की भाषा को? आप जो है पिछली सरकार के गृह राज्य मंत्री का वीडियो क्लिप देखे थे? नाम उनका मुझे इस समय ध्यान नहीं आ रहा, आप बताओ। चिन्मयानंद? मुझे बिल्कुल मालूम था, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहता था कि आप जान रहे हैं कि नहीं जान रहे। उसकी 42 वीडियो क्लिप जारी किया था उस लड़की ने। उनके खिलाफ क्या हुआ? कुलदीप सिंह सेंगर जब हम एमएलए थे वो भी एमएलए थे। जिस लड़की के साथ बलात्कार की FIR लिखाई गई, उसके परिवार, उसके चाचा, उसके गवाह, उसके परिवार का क्या हाल है? इस तरह के सैकड़ों उदाहरण पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार क्या कर पा रही? उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रही। वो अन्य दलों के कार्यकर्ताओं के साथ जहां जरा सा भी है 19-20 मिल रहा है, सरकार बस उनको घेर कर जेलों में डालने का काम कर रही। तो ऋचा राजपूत पर पूरे देश में महिलाओं ने, हमारी पार्टी की सभी महिलाओं ने, और मैं भी कह रहा हूँ कि डॉक्टर ऋचा राजपूत हैं। मैंने देखा उनका ट्विटर हैंडल, उस पर लिखा है डॉक्टर ऋचा राजपूत। अब वो कौन सी डॉक्टर हैं ये मैं नहीं जानता, आप शायद जानते हो। अगर वो डॉक्टरेट हैं एजुकेशन में तो भी उनको इस तरह का नहीं बोलना चाहिए था। अगर वो सिंपली डॉक्टर हैं माने मेडिसिन और इसके उसमें, तो भी नहीं बोलना चाहिए था। और उन्होंने बोला है तो योगी जी को सख्तम कार्रवाई करना चाहिए। योगी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि क्या सरकारों की औलादें नहीं हैं? सरकारों की मतलब ना इनकी औलाद है ना मोदी जी की हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे दल के नेताओं की बीवी और बेटों पर उनके कार्यकर्ता इस तरह का भद्दा कमेंट करेंगे। हमारे चाचा ने कहा कि 99 गलतियां माफ़ है, 100वीं नहीं माफ़ होगी। महाभारत का इतिहास इस बात का गवाह है कि शिशुपाल जो श्री कृष्ण की बुआ का लड़का था, क्षत्रिय समाज की बैठक में श्री कृष्ण को गाली देने लगा क्षत्रियों के उकसाने पर, और 99 उन्होंने कहा कि 99 गलतियां माफ़ है तुम्हारी शिशुपाल, क्योंकि तुम मेरी बुआ के लड़के हो, और 100 में तुम्हारी गर्दन चक्र सुदर्शन काट लूँगा। तो चाचा ने तो ये कहा कि 99 माफ़ है, 100 पर काटी जाएगी गर्दन। लेकिन मैं एक पार्टी का वर्कर होने के नाते अपनी भाभी, अपनी भतीजी के सम्मान के विपरीत की गई टिप्पणी पर कहना चाहता हूं, और बहुत खुले उससे कहना चाहता हूं कि 99 वहाँ जितने छत्रप बैठे थे वो गिन नहीं रहे थे। जितने वहाँ छत्रप बैठे थे वो तो बुआ के लड़के के द्वारा दी जा रही कृष्ण की गाली को सुनकर खुश थे, उनको गिनती याद नहीं थी। लेकिन श्री कृष्ण को गिनती याद थी, क्योंकि वो गिन रहे थे। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि उन्होंने 99 भी नहीं जाने दिया और गर्दन उतार लिया, इसलिए कोई गिन ही नहीं रहा था कि 99 हुआ कि नहीं हुआ। तो जब मन भर जाएगा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, तो सड़कों पर ऐसा आंदोलन होगा कि आपको घटना याद होगी। हम लोग और उस समय नौजवान थे, मैं युवजन सभा का जिला अध्यक्ष था, जब बहन मायावती जी ने भाग करके दौड़ करके इस्तीफा दे दिया था और नेताजी की सरकार बनी थी। तो माननीय योगी जी से मतलब ये उनको सूचना और निवेदन है कि समाजवादी नौजवान जब सड़कों पर अंगड़ाई ले लेगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर, तो कब तक वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे ये सोचना उनको जो है कष्टकर हो जाएगा। अंतिम सवाल रहेगा, जिस तरह से लगातार भारत का जो मीडिया है, जो मेनस्ट्रीम मीडिया है,
उसकी जो लगातार वर्तमान स्थिति है उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मीडिया के बारे में देश में तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं। रवीश कुमार जी को हम लोग 1 घंटा देखते थे और उनको भी किस तरह से खरीदने की कोशिश की गई, नहीं बिके तो चैनल ही खरीद लिया गया। अब आप जैसे जो ये सोशल मीडिया के लोग हैं, इन्हीं के द्वारा देश में कुछ सच्ची अच्छी खबरें दिखाई जा पा रही हैं। जो प्रमाणित मीडिया के लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई सही चीज़ें दिखा रहा है। राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, सारे लोग समर्थन कर रहे हैं और वो यात्रा का कितना प्रभाव जा रहा है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मीडिया ने कहीं भी मुझे लगता है कि 10-5 मिनट भी राहुल गांधी को कवर नहीं किया है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी की उनकी यात्रा में जिस तरह का उनको कवरेज चाहिए था प्रिंट मीडिया और टीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, वो नहीं मिल पा रहा। अब सोशल मीडिया से जो हो पा रहा है वही हो पा रहा है। तो जो मीडिया हमारे देश में संवैधानिक रूप से चौथा लोकतंत्र है, उस मीडिया को पूरी ईमानदारी से काम करना चाहिए कि हम इस देश के लोकतंत्र में, इस देश के संघर्ष में, इस देश की लड़ाई में हमेशा हमारा अहम रोल रहा है और हमने ईमानदारी और जिम्मेदारी से अपनी जानों की बाजी लगा करके इस रोल को अदा किया है। वो मीडिया आज जिस तरह से नतमस्तक है, और मैं ओछे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन बहुत से कार्टून छपे हुए हैं बूट को चाटते हुए, उसमें न जाने कितना भी कई लोगों के कार्टून आए, उस पर जाना अच्छा नहीं होगा। मगर जिस तरह से मीडिया नतमस्तक है, इस तरह की उम्मीद भारतीय लोकतंत्र के मीडिया से नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ फूलपुर पवई विधानसभा से पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के टिकट पर रहे श्याम बहादुर यादव जी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब पूरी बेबाकी के साथ दिए हैं। जनता दर्शन कर रहे हैं, जन सुनवाई कर रहे हैं, जनता की समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं। हालांकि ना विधायक रहते हुए भी लगातार जो है रोजाना इस तरह का जो जनता दर्शन है वो करते हैं। हालांकि बता दें कि जिस तरह से जो है देश में जो माहौल बना हुआ है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी चाहे नारी सशक्तिकरण की बात करती हो, लेकिन आपने देखा होगा कि आज से 5 साल पहले दयाशंकर सिंह जो आज परिवहन मंत्री हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती को लेकर के अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था और उसका इनाम उन्हें ऐसा मिला कि आज वो जो है मंत्री हैं। बात को खत्म करना चाहूँगा कि किसी शायर ने कहा है कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा, इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहाँ, हुकूमत भी तुम्हारी, दरबार भी तुम्हारा। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। अपने साथी कैमरा पर्सन आनंद यादव के साथ कलम युग के लिए इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। नमस्कार।